हरे कृष्णा। तो देखो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का जो पेपर हुआ है 13 सितंबर 2021 को। उसका जो पार्ट ए है वो मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। पार्ट ए में सारे के सारे 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 2 केस स्टडी आती है। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप पार्ट ए ज़रूर जा कर के देखें। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट बी का सेक्शन 3। सेक्शन 3 के अंदर 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं 10। तो एक एक करके मैं ये क्वेश्चन आपको पूरी डिटेल वे में करवाऊंगा। और हमारे चैनल पर 12th क्लास का टर्म 1 के लिए एक MCQ का कोर्स चालू है। तो अगर आपने वो कोर्स अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो कोर्स आप जा कर के ज़रूर देखें। टर्म 1 में आपको मदद ज़रूर मिलेगी उन वीडियो से, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो पहला क्वेश्चन है वो है रैंडम वेरिएबल है x, जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि टेबल बनाकर इन्होंने दिया हुआ है। बोल रहा है k की वैल्यू बताओ और प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पर देखिए ये टेबल बना लिया मैंने। हमको सबसे पहले k निकालना है। तो सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम क्या होता है 1। तो मैंने सबको प्लस करा, इक्वल टू 1 रखा, सबको प्लस करके आ रहा है 10। तो k की वैल्यू आ गई 1/10। उसके बाद वो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ x लेस देन इक्वल टू 2 पर, मतलब 0 पर 1 पर 2 पर। तो 0 पर 0 है, 1 पर k है, 2 पर 4k है, 5k, k की वैल्यू पुट करी 1/10, कट कट आके आ गया 1/2। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था और ये 2 मार्क का है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर दो। सेकेंड वर्स 1/2x² - 1 सिंप्लीफाई करना है। तो मैंने क्या करा, x की जगह cos थीटा लगाया। क्यों? क्योंकि 2 cos² थीटा - 1 का फॉर्मूला होता है। तो x को cos थीटा लगाया, थीटा हो गया cos इनवर्स x, पुट करा, फॉर्मूला बन गया cos 2 थीटा, 1/cos होता है sec, कट गया 2 थीटा, थीटा क्या था cos इनवर्स x। तो सिंपल क्वेश्चन है ये भी 2 मार्क का। और 21 में बोल रहा है ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। तो x बताओ। सिमेट्रिक क्या होती है, A ट्रांसपोज A के बराबर। तो मैंने क्या करा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करा, रो को बना दिया कॉलम और रो को बना दिया कॉलम और इसको इसी के बराबर रख दिया। तो यहाँ पर अब आप जब इन दोनों एलिमेंट्स को इक्वल रखोगे और इन दोनों को इधर ले आओगे, मिडल टर्म लगाओगे, 6 × 1 = 6, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी -6 और 1। तो x की वैल्यू होगी -6 और 1। 22 का जो A पार्ट है ये कॉन्टीन्यूटी के ऊपर है। बोल रहा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो फंक्शन जो है वो 3 पर कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ पर फंक्शन 3 पर कॉन्टिन्यूअस है। बोल रहा है a b के बीच में रिलेशनशिप बताओ। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या, LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू 3 पर सेम है। तो इक्वल टू 3 पर फंक्शन ये रहा। मैंने क्या करा, x की जगह पर 3 लगाया तो ये आ गया 3a + 1 और मैंने RHL को सॉल्व करा। RHL क्या होता है, RHL सॉल्व करते हैं x टेंड्स टू 3+ और RHL के लिए फंक्शन है ये bx + 3। फिर लिमिट हो गई h टेंड टू 0, x की जगह पर आता है 3 + h, लिमिट पुट करी 0, तो ये हो गया 3b + 3। तो RHL आ गया 3b + 3 और ये फंक्शन की वैल्यू 3 पर है 3a + 1। तो मैंने क्या करा, 3b को उधर ले गया, 1 को इधर ले आया, तो 3a - 3b हो गया 2। 3 कॉमन लेकर डिवाइड में ले गया, b को उधर ले गया। तो a और b के बीच में रिलेशनशिप क्या है, a b से 2/3 ज़्यादा है। इसका जो और वाला पार्ट है बोल रहा है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो। मॉड x - 3 की जब x की वैल्यू 3 है तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है 3 पर। तो भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, LHD RHD निकालना होगा हमको। दोनों का फॉर्मूला होता है fx - fa में x - a, इधर भी, लेकिन ये 3 माइनस के लिए होगा और ये 3 प्लस के लिए। तो सबसे पहले लिमिट चेंज होगी, तो x की जगह पर आएगा 3 - h, 3 - h दोनों x की जगह, और यहाँ पर 3 + h, 3 + h, ठीक है भाई। उसके बाद क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू 3 - h पर निकालेंगे। तो x की जगह पर आएगा 3 - h - 3, 3 - h - 3, और यहाँ पर भी फंक्शन की वैल्यू 3 + h पर निकालूंगा, 3 + h - 3। तो यहाँ पर देख, फंक्शन की वैल्यू 3 पर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पर भी फंक्शन की वैल्यू 3 पर निकालोगे 0। तो नीचे 3 और 3 कट गया, -h बचा, और यहाँ पर 3 और 3 कट गया, h बचा। तो ये पे 3 और 3 कट गया, तो ये हो गया मॉड में -h/-h, तो ये मॉड में होता है प्लस, इधर आ गया -1 और यहाँ से आ गया 1। तो दोनों बराबर नहीं है, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा।
x इक्वल टू 3 पर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 23वां ये है इंटीग्रल के ऊपर। 23 में बोल रहा है कि आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो मैंने क्या करा, 2 को लिख लिया 1+1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लगाया और 1 के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लगाया। ये कट गया, 1 आ गया और यहाँ पर ये अलग अलग कर दिया और ये भी अलग हो गया। तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस c। उसके बाद 24 में, क्वेश्चन नंबर 24 में -1 to 1 mod x by x, इसको इंटीग्रेट करना है। तो भाई यहाँ पर ये 0 पर टूट रहा है ना। जब आप मॉड के अंदर वाले को 0 रखोगे 0 पर टूट गया, तो लिमिट डिवाइड हो गई -1 से 0 और 0 से 1। -1 से 0 के बीच में ये नेगेटिव होगा -x/x और 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव होगा x/x। तो इसने आंसर दिया -1, इसने 1, माइनस बाहर ले गया, 1 का इंटीग्रल x, लिमिट पुट करी, अपर लिमिट -(-1), यहाँ पर भी 1 - 0, तो ये हो गया +1 -1 और ये 1 कट गया 0। और ये तो देखिए बुक का ही क्वेश्चन है और पार्ट में है। 0 से π/2 है, लॉग में 4 + 3 sin x 4 + 3 cos x। तो 0 से π/2 है, तो सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी क्या लगाऊंगा, जहां पर x है वहां पर लिखा जाएगा π/2 - x, दोनों को जोड़कर आ रहा है π/2। जहां पर x है वहां पर लिख दो π/2 - x, π/2 - x। तो sin π/2 कन्वर्ट हो गया cos में, cos π/2 कन्वर्ट हो गया sin में। फंक्शन चेंज हो गया, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करके आया 2y, इन दोनों को ऐड कर दिया। लॉग में जब ऐड होता है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, कट गया, log 1 होता है 0, तो इंटीग्रल कितना आ गया, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है इसका आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है IF। तो ये हमारी इक्वेशन है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सबसे पहले आप क्या करो, पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दो। तो यहाँ से गायब, ये 1/x, x यहाँ से गायब, cot x, और ये 1 हो गया। तो ये होता है हमारा p। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, e⁻p dx। p कितना है, 1/x cot x। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, cot x का होता है log sin x, दोनों प्लस हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर दो और e और log कट गया, तो आंसर क्या आएगा, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा x sin x। 26 में बोल रहा है ABC म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी है और यूनिट वेक्टर भी है। तो बोल रहा है इसकी वैल्यू बताओ। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब A B के, B C के, C A के परपेंडिकुलर है, तीनों का डॉट हो गया 0। वेक्टर परपेंडिकुलर है, तीनों का डॉट 0 और तीनों का मैग्नीट्यूड जो है वो होगा 1। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं क्या करूँगा, पहले इसके स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा। आपको पता होगी प्रॉपर्टी, A होता है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो मैंने इसको 2 बार डॉट करके लिख लिया, फिर मल्टीप्लाई करा सबको, A को तीनों से, B को तीनों से, C को तीनों से। ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई कर दिया पूरा। तो ये तो यूनिट वेक्टर है, तो ये तो 1 हो गया, बाकी डॉट ये 0 0 0, ये 1 हो गया, फिर इंटू 4, 0 0 0, ये 1 हो गया, इंटू 9, तो बचा क्या 9 4 1, जो कि हो गया 14। स्क्वायर की वैल्यू 14 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, √14। तो आंसर होगा √14। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए जी। 27 के अंदर बोल रहा है कि AB और BC पैरेललोग्राम की साइड है, ये रे वेक्टर। बोल रहा है यूनिट वेक्टर निकालो अलोंग डायगोनल। तो AB और BC ये दोनों साइड के वेक्टर दे रखे हैं, इस डायगोनल के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पहले मैं डायगोनल निकालता हूँ। डायगोनल क्या होता है, दोनों का सम। दोनों को प्लस कर दो भाई, 2 और 1 3, 4 और 2 6, -5 और 3 -2। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। मैग्नीट्यूड आ रहा है 7, तो सबको 7 से डिवाइड कर दो, तो ये है यूनिट वेक्टर अलोंग डायगोनल। ठीक है भाई। और लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा 28। इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन 28 है। बोल रहा है इंटीग्रेशन का यूज़ करके आप इसका एरिया बाउंड निकालो y = 3 के साथ। एरिया है y, कर्व है y² = 4x, y एक्सिस और y = 3। तो इसका पैराबोला का ग्राफ ऐसे बनेगा, y = 3 की लाइन ये बनेगी, मुझे ये वाला एरिया निकालना है। y एक्सिस और y = 3 के बीच में यही वाला एरिया आ रहा है। तो मैंने क्या करा, शेडेड पोर्शन निकाला, 0 से 3 ले गया,
और वाई एक्सिस पर ले रहा हूँ तो लिखूंगा एक्स डी वाई, एक्स की वैल्यू क्या होगी वाई स्क्वायर बाय 4, पुट कर दी यहाँ पर, 4 बाहर ले गया, इंटीग्रल का निकाला, वाई क्यूब बाय 3, 3 भी बाहर ले गया 12, फिर अपर लिमिट मतलब 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, तो 27/12 आंसर आ गया, कट के 9/4 यूनिट आ गया। और इसके और पार्ट में क्या बोल रहा है कि आपको इंटीग्रेशन की हेल्प से इस लाइन के द्वारा और x = 2 और x = 4 इसमें जो एरिया बाउंड हो रहा है वो निकालना है आपको। तो लाइन पर मैंने क्या करा, सबसे पहले x की वैल्यू 2 पुट करी, x की वैल्यू जब मैंने 2 डाली तो 8 में 2 गए 6, 6/2 3 आ गया, मतलब कोऑर्डिनेट आ गया 2 3। और जब मैंने x की वैल्यू 4 पुट करी, 8 में 4 गए 4, तो 4/2 आंसर आ गया 2, तो कोऑर्डिनेट हो गया 4 2, 2 कोऑर्डिनेट आ गए। और ये लाइन x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है वो भी निकाल लिया। तो सबसे पहले मैंने x को 0 पुट करा तो 2y हो गया 8, y हो गया 4, और y को 0 पुट करा तो x हो गया 8। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसका ग्राफ बनाऊंगा, ये रे कोऑर्डिनेट 0 4 8 0 लेकर, 8 0 ये रहा, 0 4 ये रहा, लाइन बन गई, ठीक है जी। x = 2 की लाइन ये रही, 4 की लाइन ये रही, ये वाला एरिया निकालना है। तो सीधा आप क्या करो, 2 से 4 तक जाओ, 2 से 4 स्ट्रिप लूँगा x एक्सिस पर तो लिखूँगा y dx, और y की वैल्यू अगर आपको निकालनी है यहाँ से, y की वैल्यू क्या होगी -x + 8/2, तो -x + 8/2, 2 बाहर चला गया ये वाला, -x का इंटीग्रेशन हो गया -x²/2, 8 का 8x। उसके बाद क्या करेंगे, पहले 4 पुट करेंगे, -4 का स्क्वायर 16/2, फिर 32, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करूँगा, -2 का स्क्वायर 4/2 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 32 में से 8 गए 24, और 16 में से 2 गए 14, 24 में से 14 गए 10/2, 5 स्क्वायर यूनिट। तो उम्मीद करता हूँ पार्ट बी का ये जो सेक्शन 3 था ये आपको समझ में आ गए होंगे, 10 के 10 क्वेश्चन। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 4, पार्ट बी का सेक्शन 4। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।